की शुरुआत ऑटो एंडरसन के हार्डवेयर स्टोर से होती है। जब वो बिल देने जाता है तो कैशियर से शिकायत करता है कि उससे रस्सी के लिए कुछ पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। ऑटो अपने पड़ोस में गुस्से वाला और कड़वा इंसान माना जाता है। वो नियमों का बड़ा पक्का है, जैसे कि सड़क का गेट खुला छोड़ना या लोगों के पार्किंग परमिट के लिए रियरव्यू मिरर पर लटके होने चाहिए। इसके बावजूद कुछ पड़ोसी जैसे जिमी उसके पास पहुंचते रहते हैं, चाहे ऑटो सबको बेवकूफ समझता हो। अपने आखिरी दिन पर ऑटो अपने काम पर जाता है और देखता है कि उसके सहकर्मियों ने उसके लिए रिटायरमेंट पार्टी रखी है, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं होता। ऑटो घर लौटकर अपने घर की बिजली कैंसिल कर देता है। ऑटो रस्सी का फंदा बनाता है अपनी रसोई में, क्योंकि वह अपनी जिंदगी खत्म करने का प्लान बना रहा है। तभी वो देखता है कि सामने वाले नई पड़ोसन अपने यू-हॉल को स्ट्रीट पर उल्टा करने की कोशिश में सफल नहीं हो पा रही है। ऑटो बाहर जाता है और मेंडेस परिवार से मिलता है, पति टॉमी, गर्भवती पत्नी मैरिसोल और उनकी बेटियां लूना और एबी। ऑटो अपने गुस्से वाले तरीके से उनकी कार को ठीक से पार्क करने में मदद करता है, फिर अपने घर वापस आता है अपना काम पूरा करने के लिए। फिर से उसका प्लान रुक जाता है जब टॉमी और मैरिसोल एक प्लेट खाना लेकर उसके घर आ जाते हैं, जो मैरिसोल ने बनाया होता है। ऑटो वो खाना स्वीकार करता है और खाते वक्त उसे मजा आता है। फिर वो फिर से अपनी जान लेने का सोचता है। जब वो अपनी मौत की तैयारी कर रहा होता है, उसे अपने गुजरे हुए पल याद आते हैं, जैसे अपने पिता की यादें। लेकिन उस हुक के टूट जाने से जो फंदे को पकड़ रहा होता है, ऑटो जमीन पर गिर जाता है। फिर उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ती है जो फूलों के गुलदस्ते पर डिस्काउंट के बारे में होता है। ऑटो कब्रिस्तान जाता है अपनी पत्नी सोनिया की कब्र पर। वह वहाँ फूल लेकर जाता है जो उसने खरीदे होते हैं। वो ऐसी बात करता है जैसे सोनिया वहाँ हो, और उससे बात करता है लालची रियल एस्टेट डेवलपर्स के बारे में जो डाई एंड अमेरिका नाम की कंपनी से है, जिसे वो डाइंग अमेरिका जैसा सुनता है। रात को ऑटो अपनी जवानी के दिनों को याद करता है। वह सेना के शारीरिक परीक्षा में फेल हो गया था हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से, जो एक जेनेटिक दिल की कंडीशन थी जिसे ऑटो के पिता भी गुजर गए थे। पिट्सबर्ग वापस जाते वक्त उसने सोनिया को देखा जब उसकी किताब ट्रेन के रास्ते गिर गई थी। ऑटो उसके पीछे भागा और उसे वो किताब लौटा दी, फिर उसके साथ बैठ गया। ऑटो पहले ही उसे देखकर उसके प्यार में पड़ चुका था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो गलत ट्रेन में चढ़ गया था। ट्रेन का टिकट लेने के लिए ऑटो के पास पैसे नहीं थे, और जब सोनिया ने ये देखा तो सोनिया ने उसे कुछ छुट्टे दिए ताकि वो उससे ट्रेन का टिकट ले सके। उसने ऑटो को बाकी के छुट्टे रखने दिए एक शुद्ध चांदी का क्वार्टर, जो आज तक उसके पास है, और बाद में सोनिया उसके साथ डिनर के लिए आई। अगले दिन ऑटो डाई और अमेरिका के एजेंट का सामना करता है जब वो सड़क पर आता है और एक पड़ोसी जो ऑटो को पसंद नहीं, उसके घर के पास एक बिल्ली पर पत्थर फेंकती है क्योंकि बिल्ली ने उसके कुत्ते को खरोच मार दिया होता है। फिर टॉमी और मैरिसोल फिर से ऑटो के पास आते हैं। इस बार साल्वाडोरन कुकीज लेकर आते हैं और ऑटो से पूछते हैं कि क्या वो उन्हें अपनी सीढ़ी उधार दे सकता है। एक और पड़ोसी अनीता ऑटो से रेडिएटर ठीक करने में मदद मांगती है ताकि वो दोबारा गर्मी दे सके। ऑटो नापसंदगी से ये काम करता है, लेकिन वो अनीता से बोलता है कि वो उसका गार्डन होज वापस करे जो उसने गर्मियों में उधार दिया था। ऑटो के दिल में अनीता के पति रूबेन के खिलाफ भी कुछ दुश्मनी है, क्योंकि एक बार ऑटो के खिलाफ उन्हें तख्ता पलट करने की कोशिश थी। रूबेन एक बीमारी से गुजर रहा होता है जो उन्हें लगभग पूरा पैरालिसिस में डाल चुकी होती है, बस थोड़ी बहुत मूवमेंट बॉडी में बाकी होती है। अनीता बताती है कि उनका बेटा क्रिस उन्हें एक सीनियर केयर होम में डालने का कह रहा है। जब ऑटो अपना काम पूरा कर वहां से निकलने की कोशिश करता है, रूबेन गार्डन होस को पकड़ लेता है जैसे वो जान गया हो कि ऑटो इसका क्या प्लान बना रहा है। लेकिन ऑटो उसे खींचकर अपने पास ले लेता है। ऑटो अपनी कार में गैराज में बैठता है और एक बार फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, और इसी के लिए उसने गार्डन होज लिया था। जब वो मरने का इंतजार करता है, उसे अपनी सोनिया के साथ डिनर डेट याद आती है। सोनिया ने नोटिस किया था कि ऑटो ने अपने लिए खाना ऑर्डर नहीं किया था।
ओटो ने कबूल किया कि उसके पास कोई संभावना नहीं है क्योंकि वह सेना में शामिल नहीं हो सका और उसके पास काम का भी कोई विकल्प नहीं था। ओटो तैयार था कि सोनिया अब उससे अलग हो जाएगी, लेकिन जब वो जाने लगा, सोनिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और सबके सामने उसने किस किया, जिसे देखकर रेस्टोरेंट के लोग तालियां बजाने लगे। फिर ओटो को मैरिसोल की आवाज सुनाई देती है जो गैराज का दरवाजा जोर जोर से पीट रही होती है, क्योंकि टॉमी सीढ़ी से गिर गया था और मैरिसोल को हॉस्पिटल जाना था क्योंकि मैरिसोल के पास लाइसेंस नहीं था, जो ओटो को हक्का बक्का करता है। लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अस्पताल में ओटो लूना और एबी के साथ बैठकर उन्हें एक कहानी पढ़कर सुनाता है एक मजेदार आवाज में, और अब लूना और एबी ने ओटो को अबोइलो ओटो यानी दादाजी ओटो बुलाना शुरू कर दिया होता है। वहाँ एक अस्पताल का जोकर बेपो उनका मनोरंजन करने आता है। वो एक ट्रिक के लिए एक क्वार्टर मांगता है और ओटो उसे सोनिया का क्वार्टर देता है और डिमांड करता है कि ट्रिक के बाद उसे वापस दे। बेपो ट्रिक करता है, लेकिन ओटो को लगता है कि क्लाउन ने क्वार्टर स्विच कर दिए हैं और वह बेपो को मारने लगता है, जिसे बेपो रोने लगता है और हॉस्पिटल स्टाफ ओटो को डांट देते हैं। ओटो फिर परिवार को घर ले जाता है और मैरिसोल देखती है कि ओटो थोड़ा सा मुस्कुरा होता है। अगली सुबह मैरिसोल बिल्ली को बर्फ में पड़ा हुआ पाती है, जो लगभग मरने के करीब होती है। जिमी और ओटो की मदद से वो बिल्ली को गर्म करते हैं और जिमी उस बिल्ली को अपने साथ ले जाता है क्योंकि ओटो उसे रखना नहीं चाहता। ओटो ट्रेन स्टेशन जाता है, जहां उसे याद आता है कि उसने इंजीनियरिंग में डिग्री पूरी की थी और उसके बाद सोनिया को प्रपोज करा था। ओटो ट्रेन ट्रैक की तरफ चलता है, जैसे वहां अपनी जिंदगी खत्म करने का प्लान बना रहा हो। तभी एक आदमी बेहोश होकर ट्रक पर गिर जाता है। जब बाकी लोग सिर्फ उस आदमी का वीडियो बना रहे होते हैं, तो ओटो तुरंत ट्रक पर कूदकर उस आदमी को प्लेटफॉर्म पर वापस उठाने की मदद करता है। उसके बाद ओटो वहां ट्रेन का इंतजार करता है, लेकिन एक और आदमी उसे खींचकर ऊपर ले आता है। बाकी के लोग ओटो को हीरो की तरह देखते हैं क्योंकि उसने उस आदमी की जान बचाई होती है। बाद में मैरिसोल ओटो के पास आती है और उसे एक ड्राइंग देती है जो एबी ने उसके लिए बनाई थी, जिसमें सिर्फ ओटो को रंगों में दिखाया गया है। फिर जिमी बिल्ली के साथ वापस आता है और कहता है कि उसे बिल्ली से एलर्जी हो गई है, जिससे ओटो के पास बिल्ली रह जाती है। ओटो बिल्ली को एक बॉक्स में डालकर सोनिया की कब्र पर जाता है, जहां वो उससे बिल्ली के बारे में और मेंडेस परिवार के बारे में बात करता है। बाद में ओटो एक टीनेजर मैल्कम को देखता है, जो अपनी बाइक पर अखबार पहुंचाता है। ओटो उसे डांटता है, लेकिन मैल्कम बताता है कि वो सोनिया को जानता था क्योंकि वो उसकी टीचर थी। सोनिया पहली इंसान थी जिसने उसकी ट्रांसजेंडर पहचान को स्वीकार किया था और उसे नए नाम से बुलाया था, और बाकी शिक्षकों को भी वैसे करने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैल्कम की यादें को सुनने के बाद ओटो मैल्कम के साथ अच्छे से पेश आता है। ओटो फिर डिसाइड करता है कि वो मैरिसोल को अपनी मैनुअल कार चलाना सिखाएगा। मैरिसोल नर्वस होती है और रास्ते में काफी बार कार को स्टॉल कर देती है, जिसके कारण एक पिकअप ट्रक वाला आदमी लगातार हॉर्न बजाता है। ओटो उस आदमी से आक्रामक रूप से पेश आता है और कहता है कि हॉर्न बजाना बंद करे क्योंकि मैरिसोल अभी सीख रही है। उसके बाद ओटो मैरिसोल को शांत करता है और मदद करता है ताकि वो अच्छे से ड्राइव कर सके। वो लोग एक पेस्ट्री शॉप पर पहुंचते हैं, जहां ओटो पहले सोनिया के साथ जाता था, और वो मैरिसोल के लिए एक स्वीडिश एक्लेयर खरीदता है जो वो और सोनिया हमेशा खाते थे। ओटो मैरिसोल से बात करता है कि जब वो और सोनिया पड़ोस में आए थे तो चीजें कैसी थी। तब वो रूबेन और अनीता के सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन ओटो और रूबेन के बीच कारों के प्यार को लेकर असहमत रहते थे। ओटो शेवी को पसंद था, जबकि रूबेन फोर्ड का फैन था। बाद में मैरिसोल ओटो से पूछती है कि क्या वो लूना और एबी की बेबी सिटिंग कर सकता है जब वो और टॉमी एक डेट पर जाएंगे। बाद में ओटो मैल्कम की बाइक चेन ठीक करने में मदद करता है। तभी एक युवा महिला शेरी केंजी, जो एक सोशल मीडिया जर्नलिस्ट है, उसके पास आती है। वो ओटो का इंटरव्यू लेना चाहती है उसके ट्रेन ट्रैक पर गिरने वाले आदमी को बचाने के बारे में, लेकिन ओटो उसे मना कर देता है।
फिर मैरिसोल फिर से आती है और ओटो से कहती है कि वो उसकी चीजें, जिसमें सोनिया के कुछ पुराने कोट, साफ करने में मदद कर सकती है। ये बात ओटो को अपसेट कर देती है और वो गुस्से से उसकी मदद को रिजेक्ट कर देता है। इसे भी बुरा होता है जब डाई और मेरिका का एजेंट फिर से आता है और ओटो को बताता है कि उनके पास उसके बारे में फाइल है और उन्हें ओटो के दिल की स्थिति के बारे में पता है। ओटो का दिल दर्द करने लगता है और जब मैरिसोल मदद करने की कोशिश करती है, ओटो बस अपने घर वापस चला जाता है और उसके बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी उसका जवाब नहीं देता। ओटो एक राइफल लेने जाता है। वो नाइग्रा फॉल्स का एक कैप देखता है और अपनी सबसे बुरी याद सोनिया के साथ दोबारा जीवित करता है। सोनिया लगभग 6 महीने प्रेग्नेंट थी जब वो लोग फॉल्स से वापस बस से आ रहे थे और बस एक भयावह दुर्घटना में क्रैश हो गई थी। सोनिया पैरालाइज हो गई थी और उनका बच्चा भी चला गया था। फिर ओटो को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी गोली का ट्रिगर गलती से खींच लेता है और गोली उसके चेहरे के पास से निकल जाती है। ओटो दरवाजा खोलता है और मैल्कम को पाता है, जो उससे पूछता है कि क्या वो उसके काउच पर रात गुजार सकता है क्योंकि उसका बाप उसे निकाल चुका है क्योंकि वो उसकी ट्रांस आइडेंटिटी को स्वीकार नहीं करता। ओटो उसे काउच पर रात गुजारने देता है। सुबह मैल्कम नाश्ता बनाता है और ओटो को पड़ोस के राउंड करने में मदद करता है। ओटो और मैल्कम को जिमी मिलता है, जो ओटो को बताता है कि डाई और मेरिका रूबिन और अनीता को उनके घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अनीता के पार्किंसन डायग्नोसिस के बारे में पता चल गया है, जो उसने किसी को नहीं बताया था। कंपनी ने कथित तौर पर क्रिस के साथ अरेंजमेंट भी किया है उनके माता पिता का घर बेचने के लिए, लेकिन अनीता कहती है कि क्रिस ने उनसे सालों से बात नहीं की और वो अब जापान में रह रहे हैं। ओटो को एक कॉल करनी है और वो मैरिसोल से अपना फोन इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन मैरिसोल मना कर देती है क्योंकि ओटो ने उससे गुस्से में बात की थी और जब वो दरवाजा खटखटाती रही तब ओटो ने जवाब नहीं दिया और उसे चिंता थी। ओटो अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है और मैरिसोल को सच्ची जानकारी देता है कि वो सोनिया को खो देने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। वो ये भी बताता है कि उसे होमोनर्स एसोसिएशन के प्रमुख से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने बोर्ड के एक सदस्य पर हमला किया था जो सोनिया की मदद नहीं कर रहा था जब एक रैंप की जरूरत थी उसके कदम उठाने और उतरने के लिए। मैरिसोल अपने फोन का इस्तेमाल करने देती है और ओटो को पता है कि किसको कॉल करना है। डाई एंड मेरिका का एजेंट अपने कुछ गुंडों के साथ रूबेन और अनीता को उनके घर से निकालने के लिए आता है। ओटो ने शेरी और उसके क्रू को कॉल किया था ताकि वो रिकॉर्ड कर सके कि डाई एंड मेरिका कंपनी ने अवैध तरीके से ओटो और अनीता के मेडिकल फाइल्स हासिल की हैं और क्रिस के साथ उनके माता पिता का घर बेचने के लिए बातचीत के बारे में झूठ बोला है। एजेंट कहने की कोशिश करता है कि कोई भी रूबेन और अनीता के हालत के कारण उनकी देखभाल नहीं कर सकता, लेकिन जिमी आगे आता है और कहता है कि वो उनकी केयर करेगा क्योंकि वो उसकी फैमिली की तरह है। एजेंटों को बढ़ती सार्वजनिक आलोचना के चलते वापस जाना पड़ता है। जब सबको लगता है कि उनकी जीत हो गई है, ओटो अपने दिल की बीमारी के कारण गिर जाता है। मैरिसोल अस्पताल में ओटो से मिलती है क्योंकि वो उसके अगले रिश्तेदारों की सूची में थी। कार्डियोलॉजिस्ट मैरिसोल को बताती है कि ओटो का दिल बड़ा है, जो सुनकर मैरिसोल हंसने लगती है, ये कहते हुए कि ओटो जैसा इंसान का भी दिल इतना बड़ा होता है। थोड़ी देर बाद मैरिसोल लेबर में चली जाती है और एक बेटा माको को जन्म देती है। माको के जन्म पर एक पार्टी के दौरान ओटो मैरिसोल को एक पालना देता है जो उसने सोनिया और अपने होने वाले बेटे के लिए बनाया था और वह इसे माको को गिफ्ट करता है। ओटो फिर परिवार को सोनिया की कब्र पर ले जाता है उनसे परिचय करवाने के लिए। ओटो रूबेन से मिलने भी जाता है, जिसकी घर बचाने में ओटो ने मदद की थी, और रूबेन थोड़ा मुस्कुरा देता है। कुछ साल गुजर जाते हैं। ओटो मैल्कम को अपनी कार गिफ्ट करता है और एक पत्र लिखता है जो वह अपनी नाइट स्टैंड पर छोड़ता है। ओटो एक नई शेवी खरीदता है और मैरिसोल और लड़कियों को पेस्ट्री शॉप ले जाता है। एक सुबह टॉमी मैरिसोल से कहता है कि उसने नोटिस किया है कि ओटो ने स्नो अपने वॉक से नहीं हटाया। दोनों उसके घर जाते हैं और पाते हैं कि ओटो अपने बिस्तर पर ही गुजर गए हैं, अपने दिल की हालत के चलते।
जब मैरिसोल उसके शरीर पर रोती है, टॉमी को एक लेटर मिलता है जो ओटो ने मैरिसोल के लिए लिखा था। उसमें ओटो समझाता है कि उसने अपने आप को चोट नहीं पहुंचाई और उसे पता था कि उसका समय आ रहा है। उसने अपने वकील के साथ व्यवस्था की थी ताकि अपना घर और पैसा और उसकी बिल्ली मैरिसोल और उसके परिवार के लिए छोड़ दे, जो उन्हें बच्चों की स्कूल की फीस और जिंदगी चलाने में मदद करेगा। लेकिन वो मैरिसोल को बताता है कि टॉमी को शेवी बिल्कुल नहीं चलाने देना, और ये भी बताता है कि वो निश्चित रूप से बेवकूफ नहीं है। फैमिली ओटो के लिए एक अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती है, जिसका अच्छा टर्नआउट होता है और मैल्कम और शेरी जैसे लोग आते हैं। जिमी और मैल्कम ओटो के राउंड पूरे करने का वादा करते हैं जैसे वो किया करता था। ओटो ने लेटर को अबुएलो ओटो साइन किया था और आखिरी शॉट दिखाया है कि उसे सोनिया के पास दफन किया गया है। अ मैन कॉल्ड ओटो हमें जिंदगी, प्यार और समुदाय के बारे में गहराई से सबक सिखाता है। ओटो की कहानी ये दिखाती है कि जो लोग बाहर से कतराते हैं और अकेले दिखते हैं, उनके अंदर कभी गहरी चोट होती है। कभी कभी उन्हें बस एक सच्चा कनेक्शन चाहिए होता है ताकि वो ठीक हो सके। फिल्म ये सिखाती है कि इंसानियत, सहानुभूति और आसपास के लोगों से जुड़ना कितना जरूरी है, क्योंकि हमें कभी पता नहीं होता कि दूसरे लोग कौन सी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। ओटो का बदलाव याद दिलाता है कि कभी देर नहीं होती अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने में, और यह कि बड़े गम के बाद भी प्यार, परिवार और उम्मीद के लिए जगह होती है। ये फिल्म हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने आसपास के लोगों को अहमियत दें, दूसरी संभावनाओं को अपनाएं और याद रखें कि छोटी छोटी उपलब्धियां भी बड़ी बदलाव ला सकती हैं।